हेलो। A very good morning, dear students. Today we will discuss next chapter, chapter number 20, capital and revenue. Okay. Then the classification of expenditure and classification of receipts. What is the meaning of, first of all, capital expenditure and revenue expenditure? Capital expenditure means any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of a fixed asset is termed as capital expenditure. Capital expenditure as the amount spent on the purchase of land and building like plant and machinery, furniture, all are is capital expenditure. जब भी आप कोई asset purchase करोगे तो these are the capital expenditures. So such expenditure yields benefit over a long period and hence is written in assets. Okay? जब आप ये expenditure हो मतलब एक बार जब आप इसको purchase करोगे तब तो ये expenditure है, उसके बाद लॉन्ग पीरियड के लिए आप इसको यूज करते हो, ये आपकी एसेट बन जाती है. जब व्हेन यू विल परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, एक बार आप इसको जब परचेज करते हो देन इट इज एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है. ओके, सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर. फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर व्हिच रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. एक्विजिशन मींस परचेज. जब आप लैंड परचेज करते हो, बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क्स, तो these are the type of capital expenditure. Such asset would be used in the business for a number of years. आप इसको long period के लिए यूज करते हो. Okay. Second point is the expenditure in connection with the purchase or erection of fixed asset. मीन्स अब जो expenditures इन assets को इरेक्शन के लिए या फिर इंस्टॉलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर उनके वेजेस पे किए आपने उसको लाने के लिए, या फिर उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर आपने पे किए, या फिर कार्टेज है या इरेक्शन मशीनरी है, ये सब ओवरहॉलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी, ये जो आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे हो इन्हीं एसेट्स के ऊपर, दीज आर आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है. थर्ड पॉइंट इज एक्सपेंडिचर which results in the extension or improvement of fixed assets. जो assets आप already use कर रहे हो उसको improve करने के लिए, आप उसमें कुछ उसको अपडेट करने के लिए या उसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड करने के लिए कुछ एक्सपेंस करते हो, तो दोज एक्सपेंडिचर्स आल्सो आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द सच एसेट, सच एज अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिनेमा हॉल. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सिनेमा हॉल में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी. सिनेमा हॉल तो बना हुआ है ना, वो तो चल रहा है, रनिंग है, बट उसको और एक्सपेंड किया, improve किया, तो वो भी expenditures, these expenditure also are capital expenditures. All amount spent up to the point on asset is put to use is treated as capital expenditure. बस legal fees, जैसे brokerage, जैसे आप कुछ property purchase करते हो तो उसके लिए brokerage देते हो, ठीक है, कमीशन वगैरह, तो वो सब भी, या फिर कोई लोन वगैरह परचेज करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं. ठीक है, तो ये सब जो एक्सपेंसेस हैं ये भी सारे कैपिटल नेचर के ही हैं. सो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन taken to acquire the asset for the period before the asset is put to use is capital expenditure and is added to the cost of such asset. But interest on loan for the period after the asset is put to use is as a treated as a revenue expenditure. Actually होता क्या है कि जो हम इंटरेस्ट उसके ऊपर वैसे जो भी लोन हमने लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उस पीरियड के लिए, जब हम एसेट के ऊपर पर्टिकुलर एसेट परचेज कर रहे हैं उसको लोन पे ले रहे हैं तो वो लोन आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है. लेकिन जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आप हर बार चार्ज करेंगे वो हर साल आप प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी हम चार्ज करते हैं ना वो रेवेन्यू नेचर हो जाती है. ठीक है, तो उस केस में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा आपका, राइट, जो हर साल क्योंकि इंटरेस्ट तो हर साल देना है आपको. ओके, और जो हर साल हम लोन जो भी लिया हुआ है आपने एसेट लोन पे ले ली, जैसे आपने कोई भी एसेट मशीनरी है इसको लोन पे ले लिया, लेकिन वो लोन एज ए आप ट्रीट करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि लोन है. उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना हर साल, वो आपका रेवेन्यू नेचर है, बिकॉज उसको हमने हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से ही चार्ज करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो भी आप हर साल चार्ज करते हो ना जो एक्सपेंस, वो आपका रेवेन्यू नेचर होता है. यहाँ हम दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स यहाँ स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सिर्फ उस एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड होगा, जो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारा जो भी एसेट्स वगैरह यूज हो रही है उनको परचेज किया, उनके ऊपर जो हमारे एक्सपेंसेस आए, ठीक है, इस टाइप में जो अभी और भी मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से हैं, वो सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अभी मैं आपको वो भी क्लियर करती हूँ, जो कि हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं, वो हमारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए चलते हैं उसको, क्योंकि हर साल वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस, द कॉस्ट ऑफ पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल। ये जो भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ खर्चे हम और करते हैं, जैसे कि पेटेंट्स, कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब कोई कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है, आपको पता है कंपनी वगैरह का पता है, तो कंपनी जब कंप्लीट कंपनी बनने से पहले जो भी खर्चे होते हैं, क्योंकि कंपनी जब एक अपने आप में लिमिटेड फर्म बन जाती है, लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, उसके बाद वो शेयर्स इशू कर सकती है। लेकिन जब तक वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तब तक उससे पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको बनाने के लिए, उसको कंपनी बनाने के लिए। तो वो सारे जो एक्सपेंसेस है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, पहले के किए हुए एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस भी एज ए कैपिटल नेचर के ही हम मानते हैं, ठीक है। और गुडविल, गुडविल क्योंकि फर्म की गुडविल है, ये बहुत एक लेंथी आपका टॉपिक है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन गुडविल एक तरह की इमेज या रेपुटेशन समझ सकते हो आप बिजनेस की। जो बिजनेस आप चला रहे हो उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो उसकी कॉस्ट उसकी रेपुटेशन की वजह से और ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो कह लो कि सेल वैल्यू उसकी और अच्छी हो जाती है उसकी रेपुटेशन की वजह से। और जो एक्स्ट्रा वैल्यू रहती है ना उसकी, वो गुडविल है। तो वो गुडविल ही आपकी, वो भी एक कैपिटल ही है, कैपिटल नेचर ही है, ठीक है, वो भी एक एसेट है हमारे पास। और अगर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस, बिजनेस को जो आप खड़ा करते हो ना, एक उसको अच्छा उसको रेप्यूटेड बनाने के लिए जो भी इसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, वो भी आपका कैपिटल नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स जो पैसा ऑनर ने यहाँ इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है, और उसके ऊपर मैं ये कहती हूँ कि जो ओनर है और जो बिजनेस है बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि बिजनेस के लिए दोनों ही लायबिलिटी है। अगर आप बाहर से लोन लेके उसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो भी लायबिलिटी है, और अगर ओनर अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो भी लायबिलिटी है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि वो इंटरनल लायबिलिटी है और वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है। ओनर का पैसा इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन उसके ऊपर भी बिजनेस जो है वो लायबल है टू पे द इंटरेस्ट टू द ओनर। ओनर को उसके ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए लायबल है बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक तरह का बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, और वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। जो भी पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहा है बिजनेस से, और बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, खर्चा है, ठीक है। देन है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ सेकंड हैंड एसेट एंड ऑन पुटिंग सच एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। अगर हमने कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है उसके ऊपर, क्योंकि वो एकदम से वो वर्किंग में नहीं है, तो उसको वर्किंग में लाने के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिपेयरिंग वर्क या कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस भी कैपिटल नेचर के ही एक्सपेंसेस हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर टॉपिक क्लियर आपका। नेक्स्ट आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So any expenditure, the benefit of which is received during the current year itself is termed as revenue expenditure. ये वो खर्चे हैं जो करंट ईयर में एक तरह से ये कह लो कि the benefit of which is the received during the current year itself is termed as revenue. मींस जो हर साल आपके होते ही हैं खर्चे। As such, the all revenue expenditures are debited to trading and profit and loss account. इन खर्चों को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या ट्रेडिंग अकाउंट से चार्ज करते हैं हर साल। So such expenditures does not result in an increase. इससे कोई earning capacity increase नहीं होती है, but only helps in the maintaining the existing earning capacity. बस जो हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उसको रनिंग के लिए जो हमारे डेली एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, रनिंग के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए, और यू कह सकते हो कि मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी, जो उसकी मेंटेन बना करे जो भी अर्निंग कैपेसिटी उसको मेंटेन करने के लिए जो भी हम खर्चे कर रहे हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। ये वो खर्चे हैं। फर्स्ट इज द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, सच एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। यस, ये सारे एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके। सेकेंड इज एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
मीन्स ये वो नहीं है जैसे आप न्यू मशीनरी परचेज करते हो ना, उसके ऊपर जो आप एक्सपेंस कर रहे हो वो कैपिटल नेचर है। लेकिन अब आगे नए आप आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर फिर रिक्वायरमेंट होती है आपको रिपेयरिंग के लिए, तो देन इट विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब उस टाइम पे ये कैपिटल नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ रिपेयर हो रही है अब उस मशीनरी की। जब आप परचेज कर रहे हो उस टाइम पे इंस्टॉलेशन का खर्चा है, उस टाइम पे रिपेयरिंग का खर्चा है, एट दैट टाइम we will add that expenses in the machinery account। मींस उसी मशीनरी में हम उसको ऐड कर देते हैं उस खर्चे को। जैसे कि मशीनरी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, मशीनरी को एक्वायर करना या परचेज करना, तो वो एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। और यहाँ पर जो रिपेयर हो रही है एक्स्ट्रा रिपेयर है आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, तो उसकी मेंटेनिंग के लिए मेंटेनेंस के लिए जो भी है, जो वो खर्चे है वो आपके रेवेन्यू नेचर है, वो आपके बीच बीच में हम करते रहेंगे। ठीक है, जैसे फर्नीचर के ऊपर हो गया, जैसे तो आप अगर तो बिल्डिंग पूरी बना रहे हो देन इट इज अ कैपिटल नेचर, लेकिन जब उसको कंस्ट्रक्शन कराते हो बीच में वो आपका रेवेन्यू नेचर। रिपेयरिंग कराते हो, व्हाइट वॉश करा रहे हो, व्हाइट वॉश करवा रहे हो, तो इट मीन्स ये आपका रेवेन्यू नेचर है। ओके, क्लियर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर गुड्स परचेज फॉर रीसेल। जो आप गुड्स परचेज कर, जिसका बिजनेस कर रहे हो, तो जैसे आपकी गुड्स है सपोज क्लॉथ्स, तो क्लॉथ आप परचेज करोगे ना, तो वो आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है परचेजेस का। क्योंकि जो भी जिस भी गुड्स से रिलेटेड आप बिजनेस करते हो, उन गुड्स को जब भी बिजनेस में खरीदोगे आप, तो वो आपका रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि वो तो बिजनेस है आपका, डेली रूटीन का है। रोज आपको हो सकता है हर 15 दिन में परचेज करना है, हो सकता है आपको हर 10 दिन में परचेज करना है मटेरियल, तभी तो सेल करोगे। मटेरियल मतलब जिससे जिसका भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो आपकी गुड्स है, हाँ, जो बिजनेस के लिए जो भी गुड्स आप यूज करते हो। रीसेल के लिए जो सेलिंग के लिए, जिस सेलिंग पर्पस है आपका, उसको बाद में आप सेल करते हो। यस, अगर आपका क्लोथ्स का वर्क है तो क्लोथ्स आर योर गुड्स। यस 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 यस, रॉ मटेरियल, यू कैन से रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन है, थ्रेड्स है, इफ यू आर परचेजिंग कॉटन थ्रेड, तो वो दीज आर द गुड्स, ये सारे गुड्स ही हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये रेवेन्यू नेचर है। यस, देन है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब जो भी एसेट आप यूज कर रहे हो ना, उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, उसमें डेली यूज करोगे, उसमें कुछ ना कुछ गिसावट होगी, या यूं कह लो कि उसमें थोड़ी कुछ ना कुछ कमी आती रहेगी, है ना, तो वो उसकी वजह से वो एसेट की वैल्यू डाउन होती है, तो वो वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन भी हमारा रेवेन्यू नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट इज द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स। अगर आप रॉ मटेरियल अभी जैसे बात कर रहे थे कि कॉटन या फिर थ्रेड परचेज करते हैं, तो वो रॉ मटेरियल है ना, अगर आप उनको परचेज करें और उसको कन्वर्ट करते हो फिनिश्ड गुड्स में, तो वो इन बिटवीन जो भी आपके एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे रेवेन्यू नेचर होंगे उसको कन्वर्ट करने में। ठीक है, देन द इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसी अभी बात हुई भी थी हमारी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी मैंने आपको भी ये बताया। पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, मींस जो कैपिटल नेचर है उसमें कैपिटल में वो इंक्लूड होगा, लेकिन चार्ज हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, अगर हर साल उसको ऑनर को इसमें इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो। ओके, देन रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन, रिप्लेसमेंट किया है एग्जिस्टिंग मशीन का कुछ पार्ट, तो पूरी मशीनरी रिप्लेस नहीं हुई है। पूरी मशीनरी परचेज करोगे वो तो एसेट ही हो जाएगी, फिर वो तो कैपिटल नेचर ही हो जाएगा। बट अगर उसमें कुछ पोर्शन कुछ पार्ट उसका कुछ फॉल्ट है, उसमें डिफॉल्ट है, तो वो हम उसमें एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो दैट इज आल्सो इन रेवेन्यू नेचर। सो लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस की बात कर रहे हैं। अगर आप फिक्स्ड एसेट सपोज द बुक वैल्यू ऑफ द योर फिक्स्ड एसेट इज 10,000, मतलब आपकी बुक्स में वो 10,000 से शो हो रहा है, लेकिन सेल करते वक्त 8,000 में सेल हुआ, तो ये 2,000 का जो लॉस है ना, लॉस, दैट इज द रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, what is the distinction between capital expenditure and revenue expenditure, तो you can check by yourself, इसको देख लेना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। so illustration first, यहाँ से और अच्छे से आपको जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी। state whether the following transactions are capital expenditure or revenue expenditure and give reasons. First one is rupees 5,200 spent on repair before using a second hand car purchased recently.
5200 स्पेंड कर रहे हैं रिपेयर्स बिफोर यूजिंग अ सेकंड हैंड कार परचेज रिसेंटली, अभी रिसेंट परचेज हुई है वो कार, और उसके ऊपर जो भी आप एक्सपेंस करोगे वो कैपिटल नेचर होगा। यस, तो दिस इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये इट विल बी डेबिटेड टू कार अकाउंट, क्योंकि कार आपका क्या है, एसेट, एसेट अकाउंट में जाएगा, ये एसेट में ही ऐड हो जाता है बिकॉज द एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड बिफोर द कार इज पुट टू यूज। सेकंड पॉइंट इज during the year rupees 3000 were spent on repairing of various machines. Yes, here revenue expenditure है because the expenses have been incurred on the repairs of existing machines. It is an expenditure of routine nature, ये routine की nature में आपका जो आता है। Third is the freight and cartage on the new machine rupees 1200, erection charges 600. तो ये total आपका हो गया 1800। दोनों ही चीजें इरेक्शन चार्जेस है नई मशीनरी की, या फ्रेट या कार्टेज, ये कैपिटल नेचर है। सो दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सम ऑफ रुपीज 4000 वाज स्पेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग द न्यू फैक्ट्री। यहाँ न्यू फैक्ट्री में आ रहा है, व्हाइट वॉश करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, तो इट शुड ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये रूटीन में हो, जैसे कि हर साल हम कराएंगे, देन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ एनुअल व्हाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग। एनुअल देखो हर साल जो आप करवाते हो, जैसे हम हर साल अगर अपने घर में भी कराते हैं, जैसे ऐसे ऑफिस वगैरह में भी करा रहे हैं, तो वो आपका रूटीन एक्सपेंस है, रूटीन एक्सपेंसेस जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। Next point, 6 point is the fire insurance premium was paid on 1st July 2018 for full 1 year. Fire insurance premium पे किया है 1st July 2018 को, एक साल के लिए। Okay, full 1 year, rupees 2400 books are closed on 31st March every year. Closing जो होती है वो हर साल 31st मार्च को होती है। ठीक है। तो यहाँ एक बात आपको मैं बता दूं, जो 3 months का एडवांस में चला गया है, 3 month एडवांस आया ना, अगर आप ये बात करो कि 1 जुलाई 2018 में अगर ये इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो ये 30 जून 2019 तक का हुआ, एक साल, और आपकी क्लोजिंग तो 31 मार्च की हो जाएगी, 31 मार्च 2019। और 2019 में जब आप अपनी क्लोजिंग करोगे तो उसमें देखोगे कि 3 महीने का तो एडवांस में इंश्योरेंस हो रखा है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, पहले से पे करना, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस जो होती है आपकी, ये एक एसेट ही है आपकी, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस को हम कहाँ शो करते हैं? रेवेन्यू नेचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका, इंश्योरेंस पे करना, हर साल पे करते हो आप। लेकिन यहाँ ये पॉइंट आपको मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जो क्लोजिंग है वो 31 मार्च की है इस पॉइंट में, और जो इंश्योरेंस कराया है वो 1 जुलाई 2018 को कराया है, और ये होगा आपका 30 जून 2019 तक। लेकिन अगले 3 मंथ्स जो बनते हैं 1 अप्रैल 2019 to 30th June 2019 is a prepaid expenses and will be charged to next year's revenue. ये next year के revenue है, हमने अगले साल के revenues को इसी साल इसमें ऐड कर रखा है, तो इसीलिए हम उसको यहाँ पर शो करेंगे prepaid के नेम से, but otherwise these are the revenue expenditure. Okay. Next point is rupees 20,000 spent towards additions to the machinery. Yes, capital nature. So capital expenditure. Okay. ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रुपीज 5000 वर स्पेंड इन कनेक्शन विद द इश्यू ऑफ कैपिटल एंड रुपीज 3000 वर इनकर्ड एज लीगल एक्सपेंसेस इन रेजिंग अ डिवेंचर लोन। 5000 स्पेंड किए हैं कनेक्शन टू इश्यू ऑफ कैपिटल। सो स्टूडेंट्स यहाँ एक बात और माइंड में रख लेना, एक तो बैलेंस शीट में 2 साइड है हमारे पास, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स को जब परचेज किया वो तो सारी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही है, प्लस जब आप लायबिलिटीज यानी कि जब शेयर्स वगैरह भी इशू करते हैं ना, उसमें भी जो आप एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं। मींस कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो, ये कैपिटल को आप एक्सपेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो किसी भी तरह से, चाहे इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, तो उसमें जो भी आप एक्सपेंस यूज कर रहे हो, उसमें जो भी आप खर्चा कर रहे हो, वो सारे आपके कैपिटल नेचर है। तो यहाँ क्या है, 5000 स्पेंड हुए हैं इशू ऑफ कैपिटल, कैपिटल इशू करने में। कंपनी की केस में इशू होते हैं ना शेयर्स वगैरह, ये कह लो कि पब्लिकली आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, यस, तो उस केस में जो भी आप एक्सपेंस करते हो वो सर आपका कैपिटल नेचर है। यस, तो 5000 जो स्पेंड हुए हैं वो कैपिटल नेचर है। 3000 वाज इनकर्ड एज अ लीगल एक्सपेंसेस,
और डिबेंचर इन रेजिंग अ डिबेंचर लोन, सेम केस डिबेंचर है या कैपिटल है, बोथ आर रिलेटेड टू कैपिटल नेचर, दोनों ही, क्योंकि बोथ आर रिलेटेड इन द लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट, है ना, कि लायबिलिटीज है दोनों ही। बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी आइटम है ना आपकी, उसमें जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो कैपिटल नेचर है, ठीक है, जो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये भी देख लेते हैं। वैसे you can do by yourself illustration number 2 and 3. अगर if you face any problem then we will check कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना फिर हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, otherwise you can try. Next point is capital receipts and revenue receipts. Okay, next topic. It is also necessary to make a proper distinction between the capital receipt and revenue receipt. जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपने डिफरेंस देखा, सेम ऐसे ही इसमें भी डिफरेंस है, बिकॉज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो रेवेन्यू आपकी इनकम होगी वो एक तरह की इनकम है, डेली रूटीन की इनकम है, ठीक है, और वो हम शो करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये भी आपको हम बनवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है, इसमें हम फाइनल अकाउंट से बनाने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बनाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो उसकी क्रेडिट साइड में हम इनकम शो करते हैं, एंड जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं दीज आर, मैंने अभी बताया था, आर रिलेटेड टू द बैलेंस शीट एंड आर शोन इन द बैलेंस शीट। ये शो भी हम बैलेंस शीट में ही करते हैं, आइदर एज इंक्रीज इन लायबिलिटीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। चाहे इससे इसमें क्या हो सकता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है और या फिर एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो सकती है। फर्स्ट इज द कैपिटल रिसीप्ट्स, इसके एग्जांपल्स देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। इफ यू विल सेल एनी एसेट तो यू विल रिसीव सम अमाउंट, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। एसेट स्पेशली जब आप एसेट सेल कर रहे हो, एक्चुअली बिजनेस आपका गुड्स से रिलेटेड है, जो भी गुड्स आप बनाते हो, मैं गुड्स की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एसेट जो आपने लॉन्ग पीरियड के लिए परचेज किया है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज, जो भी आपके बैलेंस शीट में आती है। एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर, पार्टनर और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स इन केस ऑफ कंपनी। जो भी कैपिटल इंक्रीज होती है, यानी कि जो ऑनर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, वो सारे कैपिटल जब भी वो ऐड करेगा, इन्वेस्ट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा इन द बिजनेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। किसी भी फॉर्म में, पार्टनरशिप है या सोल ट्रेड सिंपल आपका बिजनेस है तो कैपिटल सिंपल होती है, लेकिन अगर इन केस ऑफ कंपनी तो इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आल्सो वी विल इंक्लूड इन दिस आइटम। ओके, दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। लोन भी अगर आप ऐड करते हो वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है, पैसा तो आ रहा है ना, चाहे लोन से ही आ रहा है, लेकिन यस वो लॉस है, वो जो लॉस है वो we will include in revenue nature in a trading and profit and loss account in debit side, okay, as a loss। तो जो लॉस और प्रॉफिट है वो आपके रेवेन्यू नेचर होते हैं, ठीक है, और अगर प्रॉफिट पे चला जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर लॉस पे चला जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि बेच रही है ना, सेल तो हो रही है ना, पैसा तो आ रहा है। अब चाहे 10,000 की तुम 5,000 में सेल कर रहे हो, बट स्टिल 5,000 वी हैव रिसीव्ड, हम जो रिसीव कर रहे हैं ना वो अमाउंट आपका उस टाइम पे कैपिटल रिसिप्ट है। वो बाद में देखेंगे कि 5,000 का लॉस भी है, और वो लॉस है जो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यस, हाँ, वो हम चेक करेंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स। अब लोन भी अगर आप लेते हो तो वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट ही है, मैं भी आपको बताया। चाहे डिबेंचर एक तरह के लोन ही होते हैं, तो डिबेंचर्स हैं या कोई भी आप किसी बैंक लोन या कहीं इंस्टीट्यूट से आप लोन ले रहे हो, तो वो कोई भी लोन है, अल्टीमेटली वी हैव रिसीव्ड अमाउंट। जब हम कुछ भी अमाउंट, एक मोटी अमाउंट लॉन्ग पीरियड के लिए रिसीव कर रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। Then आगे revenue receipts examples. It refers to those receipts which are arised in the normal course of business. They are recurring in nature. Routine nature में आपके जो होते हैं, like money obtained from sale of goods. अब आपका रूटीन है, जो आपने रूटीन में परचेज किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था,
जैसे आपने कहा था कि रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन के लिए थ्रेड्स वगैरह, लेकिन अभी आपने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने में भी जो खर्चे आए वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे, लेकिन अब उनको आप क्या करोगे, सेल। तो सेल करेंगे तो क्या होगा, यू विल रिसीव अमाउंट, है ना। तो वो जो अमाउंट होगा, वो जो मनी रिसीव करोगे आप, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉट प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं कर रही मैं अभी प्रॉफिट तो हम निकालेंगे, वो बात की बात है। अब देखो, आप जब आप सेल करोगे तो कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होगी। अब हो सकता है उसमें आप सपोज कर लो, जैसे सपोज ये बॉटल ही है, तो बॉटल की आपको खुद को ही कॉस्ट सपोज कर लो 200 पड़ रही है, लेकिन आप उसको 300 में सेल कर रहे हो, बट 300 रेवेन्यू रिसिप्ट है यहाँ पर, जबकि उसमें 200 ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूडेड है। वो बाद में चेक करते हैं, उसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तभी तो बनाएंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट देख रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट इज 300, ये मत देखो अभी कि इसमें 200 कॉस्ट भी है, वो बाद में देखेंगे। 200 is the revenue expenditure and 300 is the revenue receipt. Clear? Then profit and loss we will calculate from the formula by using formula. मतलब इसको उसमें से माइनस करके फॉर्मूला लगाएंगे and then we will calculate the profit or loss. Okay? Next, commission and fees received for service rendered. अगर आप कोई भी कमीशन रिसीव करते हो, कोई फीस रिसीव करते हो किसी भी चीज के लिए, रिसीविंग है यहाँ पर, पे करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट अगर रिसीव कर रहे हैं तो, अगर हमने कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यस रेवेन्यू रिसीव्ड। क्लियर? अगर हम लोन ले रहे हैं और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? डिफरेंस क्लियर हुआ? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जो शेयर्स पे आप रिसीव करते हो। अगर हमने बाहर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है, किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिए, उसके ऊपर डिविडेंड वी विल रिसीव, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर? ओके, let's check illustration number 4. State which of the following receipt would be treated as capital receipt and revenue receipt. Give reasons. Reasons भी बताने साथ में. First is the received rupees 5 lakh from the issue of shares and expenses of issue of amounting to rupees 10,000. तो ये देखो, जो issue of shares है 5 लाख आप रिसीव करोगे और उसके ऊपर जो भी आप expenses भी कर रहे हो, मैंने आपको बोला कि जो उसके ऊपर भी खर्चा होगा, शेयर्स के ऊपर, लोन को लेने के ऊपर, जो भी है, that is also called the capital receipt. ठीक, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है इसमें 5 लाख की, और 10,000 जो है उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसके ऊपर खर्चा किया गया है। ठीक है, मतलब कैपिटल नेचर है ये, जो भी उसके ऊपर एक्सपेंस किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिसीव्ड रुपीज 1 लाख एज सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। सब्सिडी जो मिलती है आपको गवर्नमेंट से, ये आपकी रूटीन में हो सकता है, कभी सब्सिडी मिल गई, कभी नहीं मिलती है ना, तो ये कोई आपका वो नहीं है, कैपिटल नेचर तो नहीं है, रेवेन्यू नेचर है, बिकॉज इट इज द रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। सब्सिडी मिल गई ना, कुछ फायदा हो गया, बेनिफिट हो जाएगा इससे, और कॉस्ट थोड़ी सी इससे कम हो जाती है, और कॉस्ट जो है वो हम सारी रेवेन्यू नेचर में लेके चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंप्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर कंपल्सरी रिमूवल ऑफ द बिजनेस टू अनदर प्लेस। कंपनसेशन रिसीव हुआ है यहाँ पर रेवेन्यू नेचर, जो भी कंपनसेशन इस टाइप में आता है तो वो आपका रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि इससे भी आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट विच वर परचेज्ड इन 2007 फॉर रुपीज 10 लाख, सोल्ड रुपीज इन 2015 फॉर रुपीज 12 लाख। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 12 में सेल कर रही है, कैपिटल नेचर। हाँ, वो अलग चीज है कि यहाँ प्रॉफिट भी है, 2 लाख का, वो कैपिटल गेन है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, तो 2 लाख का कैपिटल गेन, कैपिटल नेचर का गेन होता है, क्योंकि कैपिटल को सेल करते हुए, कैपिटल नेचर के आइटम को सेल करते हुए जो बेच रहे हैं, कैपिटल गेन। बट हम शोज को उसी में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाएंगे इसको, रेवेन्यू नेचर में ही दिखाएंगे, बट ये कैपिटल गेन है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा इसका, प्रॉफिट और लॉस का हम शो करते हैं उसमें, डेबिट और क्रेडिट। ओके, next point is for the welfare of employees, a recreation center was constructed at a cost of rupees 8 lakh. अब देखो, उनकी वेलफेयर के लिए एक नई क्रिएशंस को नया सेंटर ओपन किया जा रहा है, एक तरह से एसेट, यही एसेट टाइप का है ना, कंस्ट्रक्शन एक तरह की वो हो रही है, बिल्डिंग टाइप लगा लो, ये कुछ भी, तो वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, रिपेयरिंग नहीं है, ये सॉरी, स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक तरह से नई चीज ओपन की जा रही है उनके वेलफेयर के लिए।
ठीक है, ये तो नहीं कि इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ये पहले से बना हुआ था। अगर पहले से बना हुआ उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू नेचर। अदरवाइज अगर ये नया क्रिएट हो रहा है उनके वेलफेयर के लिए, तो ये आपका कैपिटल नेचर है। सो रुपीज 8 लाख इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, बिकॉज इट इज स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ग्रांट ऑफ 5 लाख इज अ कैपिटल रिसीव्ड। ये जो 5 लाख रिसीव हो गए गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने इसको हेल्प दी है ना, तो ये गवर्नमेंट नेचर से, गवर्नमेंट से मिला है, लेकिन मिला तो उस चीज के लिए, बिल्डिंग के लिए है, ये नहीं है, वो भी हमारा खर्चा ही है। ये 5 लाख की जो रिसिप्ट हुई है ना हमें, ये खर्चा हुआ है बेटा, स्पेंड किया है, स्पेंड किया। रिसिप्ट तो वो है जो गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट से जो हमें मिल गया ना वो कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि किस पर्पस के लिए मिला, उसी पर्पस के लिए ना जो हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम करने लगे जा रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह वेलफेयर के लिए बना रहे हैं उनके लिए, तो उस वेलफेयर के लिए वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, अदरवाइज वो तो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक इज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैंने यहाँ हर तरह के एक्सपेंडिचर्स डिस्कस कर लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट वगैरह